Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। ये जो आजकल मैं वीड मैनेजमेंट के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसमें जो अभी लेक्चर अपलोड किया था वो एडजुवेंट्स पे था, उसका क्लासिफिकेशन, उसके एडवांटेजेस एंड मोड ऑफ एक्शन। तो उस लेक्चर को आप देखेंगे तो आप एडजुवेंट्स के एडवांटेज के बारे में जानेंगे और कितने टाइप्स के एडवांटेज होते हैं वो जानेंगे। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उस लेक्चर को देखें। तो जो सबसे ज़्यादा जो एडजुवेंट यूज़ किया जाता है वो सर्फेक्टेंट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सर्फेक्टेंट के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है। हालांकि जो मैंने लेक्चर एडजुवेंट्स का अपलोड किया है उसमें मैंने सर्फेक्टेंट के बारे में बताया है, लेकिन बहुत तो ब्रीफ में है, और आज के लेक्चर में थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस लेक्चर में मैंने जब सर्फेक्टेंट के बारे में बताया था, सरफेस टेंशन के बारे में, तो जब मैंने उसको मॉलिक्यूल के फोर्स के बारे में बताया था तो बाय मिस्टेक जो मैंने बताया था कि वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडिशन बोल दिया था। वो एडिशन नहीं, कोइजन फोर्स होता है। तो ये एक उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। हालांकि मैंने थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है कि बाय मिस्टेक एडिशन को कोइजन, कोइजन को एडिशन बोल दिया है। तो यहाँ मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, जैसे वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कोहिजन फोर्स कहते हैं। और जब ऐसे मॉलिक्यूल दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होते हैं, जैसे कि एक वाटर का मॉलिक्यूल किसी सरफेस पे है, किसी माने मेज पे पड़ा है, कुर्सी पे है, या किसी कांच पे है, या किसी लीफ पे है, तो दो डिसिमिलर सब्सटेंस हो गए। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है और माना लीफ पे है और लीफ का जो मॉलिक्यूल्स है, उन बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एडिशन फोर्स कहते हैं। तो ये बाय मिस्टेक हो गया था, तो आप उसको करेक्ट समझिएगा, उसको मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो एडिशन और कोइजन फोर्स है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सरफेस टेंशन में। और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, और ये सर्फेक्टेंट बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं हर्बिसाइड में एज ए एडजुवेंट्स। तो आज जो है, आज के लेक्चर में हम सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो एडजुवेंट्स हैं वो तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं: एक्टिवेटर्स, स्प्रे मॉडिफायर्स और यूटिलिटी मॉडिफायर्स। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा सर्फेक्टेंट पे है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो एडजुवेंट यूज़ किए जाते हैं वो सर्फेक्टेंट्स होते हैं। दूसरे जो है क्रॉप ऑयल कंसनट्रेट्स होते हैं, और अमोनियम साल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जनरल में दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सर्फेक्टेंट एंड क्रॉप ऑयल कंसनट्रेट्स। उसमें भी सर्फेक्टेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ये सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। तो ये जो सर्फेक्टेंट जो वर्ड लिया गया है, ये एक्चुअली में एब्रीवेटेड फॉर्म है सरफेस एक्टिव एजेंट का। सरफेस एक्टिव एजेंट। तो यहां से जो है सर्फेक्टेंट को लिया गया है, सरफेस एक्टिव एजेंट। तो अब ये सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं? तो वैसे तो ऐसा लग रहा है देखने में कि जो किसी सरफेस को एक्टिव कर दें। अब सरफेस किसकी सरफेस को एक्टिव कर दें? तो हम क्या करते हैं, चूंकि हर्बिसाइड में इनको यूज़ किया जा रहा है, वैसे और भी जगह यूज़ किए जाते हैं सर्फेक्टेंट। तो वाटर का या किसी भी लिक्विड की जो सरफेस होती है उसके प्रॉपर्टीज़ को ये मॉडिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं, उसके फोर्स को ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करते हैं, आज इस पूरे लेक्चर में हम सीखेंगे कि सर्फेक्टेंट किस तरह से हर्बिसाइड स्प्रे हम यूज़ करते हैं और उसको एडजुवेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। तो देखिए, सर्फेक्टेंट जो है वो वर्क कर सकते हैं एज ए वेटिंग एजेंट, या यूज ये होते हैं एज ए इमल्सिफायर, या ये यूज होते हैं डिस्पर्टेंट। ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि सर्फेक्टेंट कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए तीन चार जो यूज किए जाते हैं: फोमिंग एजेंट, और डिटर्जेंट। तो ये जनरली 5 तरह के सर्फेक्टेंट यूज करते हैं हम हर्बिसाइड स्प्रे में एज ए एडजुवेंट। जो ये वेटिंग एजेंट है, जो मैंने क्लासेस बताई थी, वो क्लास देख लीजिएगा, 3 क्लासेस बताई थी। ये एक्टिवेटर्स की उसमें आते हैं,
एक्टिवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। डिस्पर्टेंट ये जो है यूटिलिटी मॉडिफायर्स में आते हैं। और ये क्या है एक्टिवेटर्स, यूटिलिटी मॉडिफायर, आप उस लेक्चर को देखिए तो समझ में आएगा। और ये जो है फोमिंग एजेंट्स, ये स्प्रे मॉडिफायर्स में आते हैं। और जो डिटर्जेंट्स हैं, इन जनरली इन डिटर्जेंट्स को हम एज ए एडजुवेंट्स यूज़ नहीं करते हैं। इसको इन जनरली जो हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े धोने में या बर्तन धोने में डिश डिटर्जेंट होते हैं, या वॉशिंग में ये जनरली डिटर्जेंट यूज़ किए जाते हैं। तो ये डिटर्जेंट का फंक्शन अलग होता है। ये एक्चुअली डिटर्जेंट केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है। इस कारण से हम इन जनरल इनको हर्बिसाइड स्प्रे में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एज सच यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हम घर में डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कई डिटर्जेंट होते हैं कपड़े धोने के लिए, लिक्विड में भी आते हैं और पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके उसको वॉशिंग करते हैं। तो अगर इस तरह के डिटर्जेंट हम हर्बिसाइड में यूज़ करेंगे तो हर्बिसाइड के जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर उसको तोड़ सकते हैं। इस कारण से इन डिटर्जेंट्स का यूज़ बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, वो अलग तरह के होते हैं। तो हम ये डिटर्जेंट को इन जनरल एडजुवेंट्स में यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, इसको हम एडजुवेंट्स में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जनरल जो हम 4 यूज़ करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, वेटिंग एजेंट, इमल्सिफायर, डिस्पर्टेंट और फोमिंग एजेंट, तो इसका मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन देके कि कैसे इस तरह से ये हर्बिसाइड के एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो देखिए, वेटिंग एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं, जब हम उसको स्प्रे में मिलाते हैं तो वो स्प्रे वेटिंग ज़्यादा करता है, लीफ के ऊपर ज़्यादा स्प्रेड होता है, वेटिंग की जो उसकी एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब ये वेटिंग क्यों बढ़ जाती है, इससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिए। कि मान लीजिए कि ये एक कंटेनर में वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इस पर पूरे में। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आपस में फोर्स लगाते हैं। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, आपस में अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कोहिजन फोर्स। कोहिजन फोर्स। तो इस तरह के हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन जो ये ऊपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाले जो ऊपर के सरफेस वाले जो हम मॉलिक्यूल्स देखें, और ये नीचे के हम अगर 3 लेयर को हम देखें, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसे कर रहा है, ये इसे कर रहा है, ये इसे कर रहा है। तो जो ये मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है, ये बॉन्डिंग की वजह से है। तो इसी तरह की और लेयर होंगी, उसमें भी फोर्स लगेगा। लेकिन जो ये देखिए, ये जो हम अगर ये मॉलिक्यूल देखते हैं, इस मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, या जितने तरफ मॉलिक्यूल होंगे सब फोर्स लगाएंगे। तो इसी तरह से हर मॉलिक्यूल पे इसी तरह से होगा। लेकिन जो सरफेस पे हैं, जो बिल्कुल टॉप पे हैं, उन पे जो है ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगता है, ये केवल नीचे की तरफ फोर्स लगता है। दूसरा, ये आपस में फोर्स लगाते हैं एक दूसरे से। तो जो ऊपर की लेयर अगर हम देखें, तो ऊपर की लेयर में सबसे टॉप लेयर में कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और ये आपस में मॉलिक्यूल्स में लग रहा है। तो ये टेंडेंसी हो जाती है, और ये कोहिजन फोर्स है आपस में जोड़े रखने का, कि मॉलिक्यूल्स इन दूसरी लेयर्स जो उसके जस्ट नीचे लेयर है उसके साथ टाइटली अटैच रहते हैं। और ये जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये टाइटनेस उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर के मॉलिक्यूल है, इसमें चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इनका नेट फोर्स 0 हो जाता है। इनका फोर्स चारों तरफ बट गया है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, इस कारण से इनका जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है। तो ऊपर की जो लेयर है उसमें मॉलिक्यूल्स की हाई एनर्जी होती है। तो यहां जो एनर्जी है हाई एनर्जी है और डाउनवर्ड है। फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी हैं। तो जो ऊपर की जो लेयर बनती है वो एक टाइट शीट की तरह हो जाती है। और इसी फोर्स को जो मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स के कारण हो रहे हैं, आपस में जो अटैच कर रहे हैं मॉलिक्यूल, आपस के जो सिमिलर मॉलिक्यूल का जो फोर्स होता है वो कोहिजन फोर्स कहलाता है। तो इस कोहिजन फोर्स के कारण जो
ऊपर की जो मॉलिक्यूल की जो लेयर्स है वो टाइट सी रहती है और इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा सरफेस टेंशन क्या होता है, कि जो ऊपर के टॉप के लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाउनवर्ड फोर्स नीचे होता है और साइड से भी टाइटली बाइंड रहते हैं। तो जितना ज्यादा इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा और इस सरफेस टेंशन में से हाई एनर्जी रहती है। तो ऐसे जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसकी जो टेंशन होगी सरफेस की बहुत ज्यादा होगी। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से होता है। अगर मान लीजिए कि इसका कोहेसिव फोर्स कम हो जाए तो इसमें सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ऊपर की जो ये फिल्म है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी। ऊपर से कोई चीज डालेंगे तो ब्रेक हो जाएगी। अगर सरफेस टेंशन हाई है तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस पे हमने एक लिक्विड डाला और लिक्विड इस तरह से हो सकता है, तो लिक्विड कई तरीके से सरफेस पे बिहेव कर सकता है, उसका रिटेंशन हो सकता है। अब ये लिक्विड है और ये सरफेस है, मान लीजिए लीफ सरफेस है या कोई वुडन है या कोई ग्लास है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की सरफेस के, इनका कोहेसिव फोर्स लग रहा है और जो सरफेस है वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना चाहती है, चाहे लीफ सरफेस है चाहे कोई सी भी मटेरियल की सरफेस है। तो वहां जो है एडिशन फोर्स लग रहा है। यहां मॉलिक्यूल क्या है, वाटर के, हमने वाटर मान लिया है इसे सपोज, और इस सरफेस के बीच में दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, वो भी अट्रैक्ट करेंगे, वो एडिशन फोर्स है। अगर कोहेजन फोर्स एडिशन फोर्स से ज्यादा है तो ये सरफेस टेंशन मेंटेन रहेगा, तो ये स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा। और जैसे जैसे एडिशन फोर्स बढ़ेगा इसका कर्वेचर कम होता जाएगा और एडिशन फोर्स बढ़ेगा मतलब सरफेस जो है मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये कर्वेचर और कम होता जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे एडिशन फोर्स बढ़ रहा है कर्वेचर कम होता जा रहा है, तो वेटिंग क्या है, बढ़ती जा रही है। उसको जो ड्रॉप है वो फैलती जा रही है उस सरफेस के ऊपर, और जैसे जैसे ड्रॉप फैलती जाएगी वेटिंग बढ़ती जाएगी। तो ये एक बैटिंग फिनोमिना होता है कि जो कोहेजन फोर्स और एडिशन फोर्स मिलकर सरफेस टेंशन को डिसाइड करते हैं। अब अगर हम इसका एंगल देखें तो देखिए ये सरफेस के साथ लिक्विड की ये एंगल बन रहा है, इसमें ये एंगल बन रहा है और इसमें ये एंगल बन रहा है, जिसको हम एंगल को थीटा कह सकते हैं। तो जैसे जैसे देखिए कोहेजन फोर्स कम होता जा रहा है, कोहेजन फोर्स ज्यादा होगा कर्वेचर में रहेंगे, सब मिलके रहेंगे, किसी छोड़ेंगे नहीं कोई भी, एक दूसरे से चिपक के रहेंगे। तो कोहेजन फोर्स का मतलब चिपक के रहेंगे, फैलेंगे नहीं। तो चिपक के रहेंगे तो कर्वेचर बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए कांटेक्ट एंगल ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे कोहेजन फोर्स कम हो रहा है एडिशन फोर्स ज्यादा हो रहा है, कांटेक्ट एंगल कम होता जा रहा है। तो ये कांटेक्ट एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कांटेक्ट एंगल कैसे हो रहा है। तो कांटेक्ट एंगल अगर कम होता जाएगा तो वेटिंग बढ़ती जाएगी। अब ये कांटेक्ट एंगल जो है 0 से 180 डिग्री तक हो सकता है। अगर देखिए जितना ये 0 के क्लोज होगा, ये एंगल देखिए जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो ड्रॉप फैलती जा रही है, तो वो क्या होगा, वेटिंग ज्यादा होगी। तो कांटेक्ट एंगल जब कम होता है तो वेटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन जनरल जो वेटिंग वाले सब्सटेंस होते हैं उनमें कांटेक्ट एंगल बहुत कम रहता है। जैसे कि वाटर का और ग्लास का कांटेक्ट एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री। तो जो वाटर है कांच को पूरी तरह वेट कर देता है। और लेकिन अगर उसको देखें हम, मरकरी को देखें, मरकरी में कोहेजन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जो कांटेक्ट एंगल करीब 140 डिग्री तक रहता है। तो ये कांटेक्ट एंगल का रोल है जो कोहेजन फोर्स एडिशन फोर्स से डिसाइड होता है। और ये जो कोहेजन फोर्स है किसको डिसाइड करता है, सरफेस टेंशन को डिसाइड करता है। तो कोहेजन फोर्स ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो कर्वेचर बना रहेगा और वेटिंग नहीं होगी। तो इन जनरल जिनका कांटेक्ट एंगल 0 से 90 डिग्री होता है वो गुड वेटिंग करते हैं, और जिनका 90 से ज़्यादा हो गया लेकिन ऑलमोस्ट 180 तक रहा, वो उनकी वेटिंग बहुत ख़राब होती है, कि जैसे इस केस में ऐसी वेटिंग नहीं हो रही है। और इन जनरल जो 180 डिग्री वाले जो होते हैं कांटेक्ट एंगल बहुत रेयर है,
और इसको बिल्कुल वेटिंग होगी ही नहीं, क्योंकि ड्रॉप बिल्कुल भी उस पर बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करेगी, बिल्कुल वेटिंग नहीं होगी। तो इन जनरल जो नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं जिसमें कि वाटर डालते हैं, चिपकता नहीं है, जैसे टेफ्लॉन के साथ जो वाटर का है, टेफ्लॉन ये एक सब्सटेंस है, इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल है वाटर का 180 डिग्री रहता है। इस कारण से उन बर्तन में जब हम कोई पानी डालते हैं तो पानी की बूंद बिल्कुल गोल रहती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल 180 डिग्री है। तो ये एक मैंने कॉन्टैक्ट एंगल का बताया कि अभी किसी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अच्छी वेटिंग वालों को कॉन्टैक्ट एंगल क्या हुआ, तो जितना कम होगा उतनी वेटिंग ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, कर्वेचर होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा, ये आपस में मॉलिक्यूल खींच के रखेंगे आपस में एक दूसरे को, इस तरह से कर्वेचर बन जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज़्यादा कर्वेचर होगा, जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एंगल होगा, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतना ज़्यादा वेटिंग होगी। और ये क्यों हो रहा है, ये सब कोहेजन और एडिशन फोर्स की वजह से हो रहा है, ये सारी फिनोमिना। अब जो कुछ सर्फेक्टेंट ऐसे होंगे कि इसको मिलाने से ये सरफेस टेंशन कम हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम मिलाएंगे तो ये सरफेस टेंशन जैसे ही कम होगी इस लिक्विड की, तो क्या होगा, इसका कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा। और कोहेजन फोर्स जैसे ही कम होगा और एडिशन फोर्स तो ऑलरेडी वहां है, वेटिंग बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के एजेंट को क्या बोलते हैं, वेटिंग एजेंट। तो यही काम होता है वेटिंग एजेंट का कि उसकी जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं ताकि कांटेक्ट एंगल क्या हो जाए, कम हो जाए और वेटिंग ज्यादा हो। तो जब हम एक ड्रॉप डालेंगे लीफ के ऊपर और उसमें वेटिंग एजेंट मिला हुआ तो पूरी फैल जाएगी, कांटेक्ट एंगल को कम कर देगी। तो ये जो काम है ये है वेटिंग एजेंट का, कि किस तरह से वो कांटेक्ट एंगल को कम करके लीफ पे स्प्रेड कर देती है, और जब स्प्रेड हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा। तो अब देखिए उसने वेटिंग एजेंट ने क्या काम किया, सरफेस के टेंशन को कम किया ताकि उसका कर्वेचर क्या हो जाए, कम हो। कैसे कम किया, उसने कोहेजन फोर्स को, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये कोहेजन फोर्स है, इन बॉन्ड को ब्रेक कम कर देते हैं, वीक कर देते हैं। तो ये वेटिंग एजेंट का काम होता है। और इस बात को ध्यान रखिए, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास रहेंगे। यही रीजन होता है जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, तो वो चीज फ्री फॉलिंग होती है तो राउंड शेप में होती है। तो यही कारण होता है जो कोई वाटर की ड्रॉप गिरती है फ्री फॉलिंग तो वो राउंड शेप ले लेती है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एक दूसरे को खींचते हैं। तो वो क्या करता है, उस समय अपने सरफेस एरिया को बहुत कम करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है, सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते अंदर की तरफ। तो उस वजह से जो मिनिमम सरफेस एरिया का जो शेप होगा वो स्फेरिकल राउंड हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि वेटिंग एजेंट किस तरह से काम करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, वेटिंग एजेंट जो है सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे कर्वेचर कम हो जाता है, कॉन्टैक्ट एंगल कम हो जाता है, और कॉन्टैक्ट एंगल कम होते ही वेटिंग बढ़ जाती है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कोहेसिव फोर्स, एडिशन फोर्स, सरफेस टेंशन एंड कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये मान लीजिए अगर वैक्स की सरफेस है और हमने वाटर डाला, वैक्स से वाटर डाला, तो कॉन्टैक्ट एंगल 107 डिग्री होता है। तो मोम के ऊपर पानी की बूंद डालेंगे, कभी वो उसके ऊपर वेटिंग नहीं करेगी, कॉन्टैक्ट एंगल जो है 107 है। अब अगर हम किसी तरह से उसको साबुन मिला दें, कुछ मिला दें, तब उसके ऊपर आ सकता है। तो बर्तन धोने में यही होता है, जिसमें ऑयल होता है या साबुन होता है, उसमें हम सर्फेक्टेंट मिला देते हैं ताकि कॉन्टैक्ट एंगल कम हो जाए और प्रॉपरली वो उसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो एडजुवेंट्स में जो हम यूज़ कर रहे हैं सर्फेक्टेंट को एज ए वेटिंग एजेंट, उसके सरफेस टेंशन को कम करके उसकी स्प्रेडिंग में है। तो आपको समझ में आया होगा कि वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, स्प्रेडिंग बढ़ाते हैं। तो किसी क्वेश्चन में पूछा सकता है किसी एग्जामिनेशन में कि वेटिंग एजेंट का जो प्रिंसिपल वर्क क्या है, तो प्रिंसिपल वर्क स्प्रेडिंग करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सर्फेक्टेंट इमल्सिफायर की तरह यूज किए जाते हैं। अब ये इमल्सिफायर क्या होते हैं, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा इमल्सन क्या होता है। हम कोई दो लिक्विड लें जो एक दूसरे में मिक्स ना हो, उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। जैसे पानी है और पानी में हम ऑयल डालें, मस्टर्ड ऑयल डालें, वो उसमें मिक्स नहीं होगा, ये इमिसिबल लिक्विड हुए जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये मान लीजिए एक हमने कोई कंटेनर लिया, इसमें हमने वाटर डाल दिया और इस वाटर के ऊपर हमने ऑयल्स की ड्रॉप्स ऑयल डाला, तो जो ऑयल होगा वो इसमें मिक्स नहीं होगा, इस तरह की इसकी ड्रॉप्स ऊपर रहेंगी। तो ये जो लेयर है जो वाटर की है, ये इसको बोलते हैं इंटरफेस लेयर
इन जहाँ दोनों की फेस मिल रही हैं, और ये नॉर्मली ये जो ऑयल है ये वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड इमल्शन। इमल्सीफायर क्या करते हैं, अब ये क्यों नहीं मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है इनका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, और सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से ऑयल का और वाटर का वो अपने अपने मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। और मिक्सिंग होने के लिए, सॉल्यूशन बनने के लिए जो मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के बीच में जाना जरूरी है, उनका एनर्जी लेवल लो होना जरूरी है, तभी मिक्स होंगे, अदरवाइज वो मिक्स नहीं होंगे। अब इमल्शन के केस में क्या होता है कि इसकी भी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इसकी भी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, इस कारण से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम इनका सरफेस टेंशन कम कर दें तो ये क्या होंगे, इनका दोनों का एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, जो ऊपर की लेयर का जो एनर्जी लेवल जैसे मैं बताया था हाई रहता है, तो ये लो हो जाएगा और ये मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो काम करते हैं ये इमल्सीफायर काम करते हैं। अब इमल्सीफायर में क्या होता है कि ये दो इनका एक हेड होता है, एक टेल होता है, इस तरह से रहते हैं ये। तो एक जो साइड है इसकी वो हाइड्रोफिलिक होती है और एक जो है हाइड्रोफोबिक होती है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो वाटर के साथ अटैचमेंट शो करेंगे, और ये हाइड्रोफोबिक है या लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक भी कह सकते हैं हम इसे हाइड्रोफोबिक को। ये ऑयल के साथ या फैट के साथ जो है एसोसिएशन बॉन्डिंग करती है, अट्रैक्शन शो करती है। तो जब हम इमल्सीफायर डालते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, तो ये जो हाइड्रोफिलिक है ये तो वाटर के साथ अटैच हो जाती है, और ये हाइड्रोफोबिक है ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है। तो जब ये ऑयल को अटैच करेगा, ये वाटर को अटैच करेगा, तो इससे क्या होगा, ये दोनों की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये इमल्सीफायर का काम रहता है। तो अगर ये इस तरह का इसका कंपोजिशन ना हो इमल्सीफायर का कि उसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक की, तो ये इसको मिक्स नहीं कर पाएगा। तो जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जनरली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसके अंदर जब हम इमल्सीफायर मिला देंगे तो ये इमल्सीफायर क्या करेगा, इसको भी अटैच करेगा और इसको भी अटैच करेगा। तो बॉन्ड क्या करेगा, अटैचमेंट हो जाएगा, और इनका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो यहां पे वाटर आ गया, यहां पे ऑयल आ गया। तो अब ये है इन दोनों के बीच के सरफेस टेंशन के कारण जो मिक्सिंग नहीं हो पा रही थी वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये इमल्सीफायर का रोल रहता है। तो जब इमल्सीफायर मिला देंगे तो वाटर के अंदर इस तरह के जो है ऑयल की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स के साथ जब अटैच होगा तो उसकी ड्रॉपलेट्स टूटने लगेंगी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, और ये इस तरह से ये इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो इमल्सीफायर क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक कोई सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है या लिपोफिलिक कोई सब्सटेंस है, उसको वाटर में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में मिला देता है। तो अगर ऑयल को पानी में मिलाना है तो हमें कोई इमल्सीफायर मिलाना पड़ेगा ताकि ऑयल की वाटर में मिक्सिंग हो जाए। तो इमल्सीफायर क्या करते हैं, जब हम हमारी साइड में मिलाते हैं तो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, और ये जो भी एक्टिव एजेंट है वाटर में प्रॉपरली मिल जाता है और उसका फिर स्प्रे हो जाता है। तो ये काम जो है इमल्सीफायर का है। अब इन्होंने कैसे काम किया, ये सर्फेक्टेंट क्यों है, ये भी सरफेस एक्टिव एजेंट है, क्योंकि ये इसकी सरफेस पे जाके, ऑयल की सरफेस पे जाके उसकी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। दूसरा एक जो मैंने बताया था डिस्पर्टेंट, डिस्पर्टेंट क्या काम करते हैं कि ये देखिए मिक्सिंग हो गई, इमल्सिफिकेशन हो गया, इसको बोलेंगे इमल्सिफिकेशन हो गया और उसमें दोनों लिक्विड्स मिल गए। डिस्पर्टेंट डिस्पर्जन का काम करते हैं। अब डिस्पर्जन क्या होगा कि देखिए ये मिल तो गया है लेकिन यूनिफॉर्मली वो डिस्पर्स रहे, एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, एग्रीगेट ना बन जाए। तो ये क्या करेगा, तो ये जो वाटर में जो ऑयल का या किसी का भी जो मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहें, डिस्पर्स फॉर्म में रहें, कहीं प्रेसिपिटेट ना करें, यूनिफॉर्मली डिस्पर्जन सॉल्यूशन बने। तो ये फर्दर क्या करते हैं, इन ड्रॉप्स को, जो ऑयल्स की ड्रॉप्स फर्दर ब्रेक कर देते हैं, उनकी सरफेस टेंशन जो और सरफेस टेंशन है उसको भी, बॉन्ड को और वीक कर देते हैं। तो एक जो लार्ज जो बड़ी ड्रॉप है वो छोटी छोटी कई ड्रॉप्स में बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स जब बन जाती हैं एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में, तो ये यूनिफॉर्मली इसमें डिस्पर्स रहते हैं सॉल्यूशन में। तो अब सॉल्यूशन क्या बन गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो ये जैसे जैसे यूनिफॉर्मिटी बढ़ती जाएगी, स्प्रे जब भी हम करेंगे लीफ पे तो यूनिफॉर्म स्प्रे जाएगा, इससे उसको यूनिफॉर्मली हर्बिसाइड का एब्जॉर्प्शन होगा और फिर
स्प्रेडिंग भी प्रॉपर होगी, फॉलिएज का कवर भी प्रॉपर होगा। तो ये काम है डिस्पर्टेंट का, जो डिस्पर्जन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बड़ी ड्रॉपलेट को बहुत छोटी 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 ड्रॉपलेट्स में बांट देते हैं, उसके सरफेस टेंशन को घटा करके, उसके कम करके। तो ये डिस्पर्टेंट का काम हुआ। फिर एक जो है सर्फेक्टेंट है, वो है फोमिंग एजेंट। अब देखिए, फोमिंग एजेंट क्या काम करते हैं? फोम बनाते हैं। फोम क्या रहता है? बबल्स रहते हैं। अब इसकी बबल्स बनाने की जरूरत क्यों हो रही है? देखिए, अगर ड्रॉपलेट्स बड़ी हो रही है तो उसमें ड्रिफ्ट होने की प्रॉब्लम है। दूसरा, लिक्विड उसमें फोम में रहता है तो एवोपरेशन की दिक्कत होती है। तो अगर हम फोम बना देंगे, बबल्स बना देंगे, तो उसका एवोपरेशन देर से होगा और ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर बहुत छोटा पार्टिकल्स भी बन जाएगा तो उसका एयर के साथ उड़ जाता है, विंड के साथ चला जाता है और दूर चला जाएगा, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बबल्स बनेंगे तो उसका देर तक उसका रिटेंशन रहेगा और एवापोरेशन लेट होगा। दूसरा, बबल्स बनने से क्या होता है? जब स्प्रे करते हैं तो लीफ की अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे भी ये बबल्स अटैच हो जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि ये फोमिंग एजेंट में जो बबल्स बनते हैं, जो फोम बनता है, एक्चुअली ये बबल्स का जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी आपको जाननी पड़ेगी। जब वाटर का देखिए, वाटर में कोई बबल नहीं बनता इन जनरल, लेकिन जिसमें कोई आप सर्फेक्टेंट मिला दीजिए या कोई डिटर्जेंट मिला दीजिए या साबुन मिला दीजिए तो उसमें आप देखिए बबल्स बनने लगते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की ऊपर की जो सरफेस है उसका सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो उसके अंदर अब जैसे ही सरफेस टेंशन उसका रिड्यूस होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जा सकते हैं और उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और वो जो मॉलिक्यूल जो टाइटली थे, वो उनकी जब सरफेस टेंशन कम होगी तो इसके अंदर एयर ट्रैप होने लगेगी और ये फोम बन जाएगा, बबल्स बन जाएंगे। तो फोमिंग एजेंट यही काम करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करके वो बबल फॉर्मेशन करते हैं, फोम बनाते हैं। तो कुछ हर्बिसाइड में फोम को भी यूज किया जाता है। तो ये सर्फेक्टेंट ही हैं जो फोम बना रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सर्फेक्टेंट काम कर रहे हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट एज ए वेटिंग एजेंट, स्प्रेडिंग को बढ़ा रहे हैं। इमल्सिफायर, मिक्सिंग कर रहे हैं इमिसिबल लिक्विड की। डिस्पर्टेंट, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कर रहे हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। और फोमिंग एजेंट बबल्स बना रहे हैं सरफेस टेंशन को कम करके। तो जैसे जैसे सरफेस टेंशन कम होता जाता है उसकी लेयर्स फ्लेक्सिबल होती जाएगी, उसकी एनर्जी लो होती जाएगी। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब है उसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो ऊपर की एनर्जी जो अटैच था वो एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। अब जब एनर्जी कम हो जाएगी तो उसमें एक्सपेंशन फिर ज्यादा होगा। अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है तो एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो जो फोमिंग बनती है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। तो लिक्विड फेज में एयर ट्रैप हो जाती है, और अगर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली है तो उसमें एयर ट्रैप नहीं होगी क्योंकि वो एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं। तो जब एनर्जी स्टेटस लो होता है तभी वो एक्सपेंड होते हैं और उसमें एयर या कोई भी गैस ट्रैप हो जाती है। तो फोमिंग बनाने का यही इसी तरह से बनाई जाती है। तो फोमिंग एजेंट उन हर्बिसाइड्स में यूज किए जाते हैं जिसमें ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो या हमको एवापोरेशन रेट ज़्यादा हो, उसको एवापोरेशन रेट हमें कम करना हो। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सर्फेक्टेंट क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। और एक सर्फेक्टेंट और है डिटर्जेंट, जो मैंने शुरू में बताया था। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल बना देते हैं उनके बॉन्ड तोड़ करके। जैसे बर्तन मांजने में जो है डिटर्जेंट यूज होते हैं, कपड़े धोने में डिटर्जेंट यूज होते हैं, लॉन्ड्री में जो है वो डिटर्जेंट यूज होते हैं। लेकिन हम इन जनरल डिटर्जेंट्स को यूज नहीं करते क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं। तो जो हर्बिसाइड का जो एक्चुअल में एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो टूट सकता है उसकी वजह से। तो उसको ना हो, उसकी इफेक्टिव मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को ना टूटे, इफेक्टिवनेस बनी रहे, इसलिए हम इन जनरल डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप हर्बिसाइड में घर का कोई डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इन जनरल फार्मर कर देते हैं, वो डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो इसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो स्पेशली डिजाइंड ही सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं और अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये भी मत समझिए कि एक सर्फेक्टेंट हम हर हर्बिसाइड के लिए हर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हर्बिसाइड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम करते हैं। और ओवरऑल सर्फेक्टेंट का काम यही होता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। सरफेस टेंशन कैसे रिड्यूस होता है? उनके बीच के बॉन्ड को वीक कर देना। वो बॉन्ड वीक कैसे करते हैं? क्योंकि इनका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो प्रॉपर मिक्सिंग कर देते हैं।
तो ये मैंने आपको सर्फेक्टेंट बताए। और सर्फेक्टेंट इन जनरल 4 तरह के रहते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। जो सॉल्यूशन में जाकर के एनाइंस प्रोड्यूस करते हैं, एनायनिक। कुछ ऐसे होता है जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, कैटायनिक। कुछ ऐसा होता है जो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चार्ज करते हैं कि नेट चार्ज 0 रहता है, वो होते हैं नॉन आयनिक या एम्फीटेरिक। और एक जो हमारा ये जो एम्फीटेरिक जो हर्बिसाइड है, जिसमें नॉन आयनिक रहेगा, उसको हम यूज़ करते हैं। तो एम्फीटेरिक में दोनों को चार्ज प्रोड्यूस कर देता है, और नॉन आयनिक में क्या करता है कि कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जो हम सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं वो नॉन आयनिक, कोई आयन प्रोड्यूस ना करे। और एम्फीटेरिक में दोनों प्रोड्यूस कर देता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो कभी पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, कभी नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉन आयनिक आप जब यूज़ करते हैं तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि आयन ही नहीं है, और आयन ही रिएक्शन करते हैं, तो केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो ये बड़े सेफ होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो गया था। तो ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो गया है कि जो हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो और स्टूडेंट्स के साथ लाइक करें, इसको और स्टूडेंट्स शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।